प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा। कहीं मोदी में है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं प्रतिरोध हो रहा है। कई जगह मोदी के विजिट का सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी चिंता जाहिर की है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन और राइट्स को लेकर। आखिर अमेरिका विजिट के क्या है मायने? प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका विजिट के क्या है मायने? किस तरह के अंतरराष्ट्रीय दबाव है, किस तरह का प्रेशर है, किस तरह का इक्वेशन है, क्या खोया क्या पाया, ये सब जानना बेहद जरूरी है, मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने लिए भी और हमारे दोस्तों के लिए भी। और इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, वकील जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब हैं। पूरी तैयारी के साथ और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस विजिट के क्या होंगे मायने, तमाम विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा, देखते और शेयर करते रहिएगा। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्ते सर। संजीव जी, आप ही से शुरू करता हूं फिर। हाँ देखिए, जो सबसे पहले तो मैं इससे शुरुआत करना चाहूँगा कि पीएम साहब को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई जो बाइडेन के साथ, वहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक महिला जर्नलिस्ट का बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल का सामना करना पड़ा और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब ढंग से नहीं दे पाए। खास करके माइनॉरिटी जो के साथ जो इंडिया के अंदर जो एक जो भेदभाव हो रहा है, वायलेंस हो रहा है और ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, इस पे सवाल था वॉल स्ट्रीट जर्नल का। और उस सवाल के बाद प्रधानमंत्री जी बहुत अनकंफर्टेबल थे। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, ये प्रधानमंत्री जब भारत से जा रहे थे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक उन्होंने इंटरव्यू वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया था जिसमें वो पूरी खबर छापी थी। और उसी की महिला जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री जी से बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल किया। तो ये बड़ा एक दिलचस्प नज़ारा था जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया। और मैं आपको ये बता दूं कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं थे। इंडियन एम्बेसी की तरफ से लगातार रिक्वेस्ट किया गया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा उनको महसूस हो रहा था कि शायद अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाएंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री लगातार भारत में 9 सालों तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया, उन्होंने कभी उन्होंने पत्रकारों के साथ आमने सामने का क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं किया, जो प्राय मनमोहन सिंह करते थे। विदेश दौरों के दौरान जर्नलिस्टों के साथ उठते बैठते थे, उसी हवाई जहाज में ही जर्नलिस्ट रहते थे जिस हवाई जहाज में मनमोहन सिंह जी जाते थे। तो प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को खत्म किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी जो अनकंफर्टेबल सवाल जो है एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए, तो एक तत्कालिक बात क्या सवाल जरा हमारे दोस्तों को भी बता दीजिए। सवाल वही था माइनॉरिटीज को लेकर, जो बराक ओबामा साहब ने जो सवाल किया था कल, जो बराक ओबामा साहब का इंटरव्यू जो आपने पढ़ा है, वो लगभग वही सवाल था। माइनॉरिटी के उत्पीड़न को लेकर जो सवाल था कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में ये ऐसा क्यों हो रहा है, माइनॉरिटी के राइट्स को लेकर और माइनॉरिटी के उत्पीड़न को लेकर इतनी शिकायतें क्यों आ रही है, यही सवाल था जिसका प्रधानमंत्री के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। जो मैंने आज तक चैनल पे ही उसके कटिंग्स था और देखा था मैंने, तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल था। और इसी बीच आपको पता ही है कि अमेरिकन कांग्रेस को लेकर जो डेमोक्रेट्स सांसदों ने जो चिट्ठी लिखी थी कि जो बाइडेन जो है प्राइम मिनिस्टर से ह्यूमन राइट्स वायलेशन, माइनॉरिटी राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर तमाम सवाल करें। लेकिन इसके बावजूद जो मैं अब मेन बात पे आना चाहता हूँ कि आखिर इतना अमेरिका के अंदर इनको रेड कॉर्पोरेट कैसे मिला, क्यों मिला, क्या मजबूरियां हैं, इसको हिस्टोरिकली आपको समझना होगा। कि देखिए, भारत अमेरिका रिलेशंस में अमेरिका की पॉलिसियों को समझना होगा कि अमेरिका हमेशा वर्ल्ड सुपर पावर बने रहने के लिए अपने गोल्स को चेंज करता है, अपने हिसाब से सारे गेम को, प्लेयर्स को तय करता है। आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकंड वर्ल्ड वार के बीच जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बावजूद आपको याद होगा कि रसिया जो है अमेरिका के साथ मिलकर सेकंड वर्ल्ड वार तक रहा था, आपको याद होगा। लेकिन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार अमेरिका और रसिया आमने सामने आ गए। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 1960, 65, 70 के दशक में जब माओ को रसिया से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो कम्युनिस्ट चाइना भी अमेरिका के लाई हो गया था और 1970 के दशक में अमेरिका के साथ चाइना का हो गया था। तो अमेरिका अपने हिसाब से दोस्त और दुश्मन तय करता है।
तो वर्तमान की परिस्थितियां ये है कि जो बाइडेन साहब या अमेरिकी प्रशासन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है चाइना की तरफ से मिलने वाली चुनौती, और भारत के लिए भी जो उस सबसे पे उस पे उस पे सेकंड राउंड में आएंगे। संजीव जी, जरा जेपी सर से एक टेक ले लेते हैं। चलिए जेपी चलिए। सर वो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखेंगे, लेकिन अभी जो मोदी साहब गए हैं, कई कांग्रेस वहां के कांग्रेस के मेंबर्स ने बाइकआउट किया है, प्रोटेस्ट भी हुआ है। उनका मेन्यू बहुत चर्चा में था, और एक रेड वाइन की भी चर्चा हो रही है, उस पटेल रेड वाइन था वो। तो जरा क्या क्या हुआ, थोड़ा वहां का घटनाक्रम समझाते संजीव जी, से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर आते हैं जी। अफसर प्रधानमंत्री जी के साथ तो भाई बहुत खेल हो गया। भारत में जो 9 साल में नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री के साथ वो हमारे पिछले रात में हो गया। प्रधानमंत्री जी जी अभी तक प्रायोजित इंटरव्यू देते थे, टीवी पे बात करते थे, तो कोई आम खाने पर बात करता था तो किसी ने बटुए, तो किसी ने बचपन की बातों पर, तो किसी ने उनके न थकने और किसी ने उनके कथित फकीरी पर सवाल पूछे थे। अब अभी तो उन्होंने उनसे सीधे सीधे उसी वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, जहां इन्होंने जाने के पहले इनके मैनेजर्स ने, यात्रा के मैनेजर्स ने प्रायोजित इंटरव्यू छपवाया था, जिसमें मेरा ख्याल है कि इनको सवाल पहले दिए गए थे और जो सवाल इनको पसंद थे उससे जवाब दिए थे, वो WSJ में छपे। अब ये भी हम्म बाद में पता चलेगा कि वो जो है विज्ञापन के रूप में वो प्रायोजित इंटरव्यू छपवाया गया था, पेड इंटरव्यू था या अनपेड इंटरव्यू था। लेकिन वो इंटरव्यू था तो निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, तो उसमें अनप्रेजेंट सवाल नहीं होंगे। जो ये सवाल का जवाब देना चाहते होंगे उसी सवाल का जवाब इन्होंने दिया होगा, लिखित दिया हो या बोल के दिया हो। अभी उसका वो तो वीडियो तो आया नहीं कि इन्होंने क्या सवाल उन्होंने पूछा, क्या सब जवाब दिया। सवाल इस बात का है कि पूरे देश में आज इस इंटरव्यू के इस सवाल को, दो ही सवाल में, एक अमेरिकी पत्रकार का जो सवाल है वो पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये भारत है। यहाँ या पूरी दुनिया में सब लोग याद रखते हैं कि आपका की कथनी और आपकी करनी में क्या अंतर। जिस बात का आरोप यहाँ रोज लगता है कि जो है वो क्या कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के साथ आपका जो है क्या व्यवहार है, आपका धार्मिक भेदभाव की क्या 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 ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें अमेरिका की संस्था की रिपोर्ट्स भी हैं जो हर साल ही आती हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भारत के रक्त में डीएनए में आपके क्या कहते हैं लोकतंत्र है। आप कितना लोकतंत्र मानते हैं भाई? आप तो लोकतंत्र खत्म करने पर आमादा है। तो कहने का मतलब है कि ये हंसी के पात्र बन गए हैं अपने इस सवाल के जवाब। हम्म। और चारों ओर आज जो है चर्चा का विषय यही सवाल और यही जवाब है। और लोग कह रहे हैं कि यार 9 साल में जो भारत में नहीं हुआ वो अमेरिका में एक पत्रकार ने कर दिया। वो भी 2 सवाल दिए गए थे। अगर 10 सवाल 15 सवाल दिए गए होते तो हमारे ख्याल से प्रधानमंत्री जी जो है वो बाइकाट करके चले जाते, जो है उस जो है वो क्या कहते हैं सवाल जवाब के सेशन। जी हम लोगों ने तो पहले एक चलाया था, टेलीप्रॉम्प्टर बनाम एक्सटेम्पोर वाला मामला था। वो तो लगता है हाँ कुछ लोचा जी। हो गया वहाँ। अब लोचा ने 2 सवाल का जब जैसे संजीव भाई ने बताया कि वहां बहुत ही प्रयास हुआ कि ये जो ज्वाइंट ना होने पाए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी ललक होगी, इसीलिए जाने के पहले इंटरव्यू छपवाया गया WSJ में, कि हम्म मतलब वो राहुल गांधी की कहीं ना कहीं कुछ बराबरी हो जाए, ये ना लगे कि प्रधानमंत्री तो कोई जवाब ही नहीं देते, ये नहीं होता है। उस लोचे में लोचा हो गया कि क्या कहते हैं ऐसा सवाल पूछ दिया जो इनकी दुखती रग पर जो है जिसने हाथ धर दी। पूरे जो है आपके अमेरिका में BBC की डॉक्यूमेंट्री जगह जगह इनकी यात्रा के दौरान दिखाई जा रही थी, शो हो रहा था। 70 से अधिक MPs ने वहां कहा कि भाई प्रधानमंत्री से अनप्रेजेंट, वो भी जो बाइडेन से कहा कि आप उनसे बात कीजिए और उनसे हम्म कहिए। तो अब वो सब बातों को तो खुद ही मीडिया खा गई। लोगों ने ऑटोग्राफ लिया, लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं लाइन में लग करके उनसे जो के साथ सेल्फी खिंचवाई, यही सब है आपको बताएं। हम्म। तो है, लेकिन वो सवाल तो ऐसा गजब हो गया कि वो सवाल जो है वो वर्षों तक प्रधानमंत्री को याद रहेगा। पता नहीं अब फिर प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका जाने का इनको मौका मिलेगा कि नहीं, और जाएंगे तो फिर बात करेंगे कि नहीं, क्योंकि अब तो चुनाव बहुत नजदीक लगातार आता ही जा रहा है। जब जी लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक आता जा रहा है तो लोकसभा चुनाव देखेंगे कि जो है विदेश की यात्रा करके डैमेज कंट्रोल करेंगे।
लेकिन ये सवाल इतना गजब था कि एक सवाल ने इनके पूरे उसकी जो है एक प्रकार से पलीता लगा दिया पूरे अमेरिकी यात्रा की, जो है वो जो ढोल मजीरा बज रहा था उसका, इस एक केवल एक सवाल। और वाशिंगटन में व्हाइट हाउस की चौखट तक भारत की सांप्रदायिकता का सवाल उठ गया। अभी तक जो रिपोर्ट होती थी ये होता था, लोग कहते थे, अब तो वहां की जी चौखट पर ये सवाल उठ गया कि जो है मतलब आप जो है धार्मिक भेदभाव करते हैं कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके यहाँ है कि नहीं, उसको कितना सम्मान करते हैं। अब ये जो सवाल उठ गया, इससे जो है इनकी बड़ी किरकिरी हुई, और जो इन्होंने जवाब दिया उसको लेके भारत में लोग देख रहे हैं कि आप कितना भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारा मान लिया कि हमारा इरादा है, जो हमारा कन्विक्शन है, उसको हम स्वीकारने के लिए या कहने के लिए तत्पर नहीं है। आपको बता दें, या हम नहीं कहना चाहते हैं, बनावटी बात रस्मी बात कहने में करते हैं और आचरण में कुछ और करते हैं। ये बात इनकी उजागर हो गई है। जी सर। जी जी। नहीं, लेकिन गोदी जी, मीडिया तो जय जय किया हुआ है। अब गोदी मीडिया तो जानते ही हैं आप, गोदी मीडिया तो मालिक लंबू लेट है। अब गोदी मीडिया जय जय नहीं करेगी तो क्या करेगी आप बताइए। अब उसकी नियति है जय जय करना। आपको एक बात बता रहे हैं, इमरजेंसी लगी थी भारत में। जी। इमरजेंसी के दौरान कुछ नेता छोड़ दिए गए थे, बाकी बंद थे, बहुत बाद में छोड़े गए, इमरजेंसी हटने के बाद छोड़े गए। इसमें चौधरी चरण सिंह छोड़ दिए गए। जी। तो चौधरी चरण सिंह जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में गए, कि बैठक हुई उसमें गए। उसमें जाने के बाद उन्होंने नारा लगाया, पंडित मोतीलाल नेहरू की जय। हम्म कांग्रेसियों ने भी लगाया जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, इंदिरा गांधी की जय। यहाँ हम्म तक तो लोग सोचे कि भाई चंद आखिर इनको क्या हो गया, छोड़ने का असर है, क्या हो गया कि ये जो है पूरे नेहरू खानदान की जय बोल रहे हैं। उसके बाद हम्म उन्होंने कहा राजीव गांधी की जय। हम्म तब भी अब कुछ बहुत कम लोगों ने तब जय बोली। उसके बाद बोले संजय गांधी की जय। और हम्म संजय गांधी के बाद जब वो बोले राहुल गांधी की जय, तो कोई नहीं बोला। बोले बोलो बोलो, तुम लोगों की किस्मत में तो ये जय बोलना ही लिखा हुआ है। ये हम किसी के विरोध में नहीं कह रहे हैं, ये हम जी प्रतीक के रूप में कह रहे हैं कि जब आप इस तरह जो है वो राजनीति को कर देंगे, और वो जो जय उन्होंने बोला या जो जय कहा, उसी से कांग्रेस इतनी दुर्दशा को प्राप्त हो गई। कांग्रेस इतनी दुर्दशा को प्राप्त होती नहीं। वो जो हम्म कांग्रेस में तमाम तत्व घुस करके उन्होंने कांग्रेस को जो घोषित किया था, उसका जो है खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। और राहुल गांधी उसे अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और जो जय बोलने वाले तत्व हैं, उनको थोड़ा वो किनारे रख रहे हैं। तो वही वाली तो बात है। संजीव जी, जी। इधर चाइना, रशिया, रशिया से बड़ा व्यापार है, लाल लाल आंख है, इसके बीच में प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा। जरा, जवाहरलाल नेहरू भी जाते थे, गए थे अमेरिका, इंदिरा गांधी भी गई हैं, मनमोहन सिंह भी गए हैं। इन सब यात्राओं में मोदी जी की यात्रा में क्या डिफरेंस देखिए, जब इंदिरा गांधी का जब शासन था तो उस समय विपरीत परिस्थितियां थी। हम लोग रशियन कैंप में थे। बांग्लादेश बांग्लादेश को लेकर हमारा चाइना के साथ टकराव था। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। कल कुछ टीवी चैनल्स वाले लगातार कह रहे थे कि इंदिरा गांधी को बड़ा अपमानित किया था निक्सन ने, और मोदी जी को बाइडेन ने इतना स्वागत किया था। तो वो अपमान अगर निक्सन से हुआ था इंदिरा गांधी का, तो उसके कुछ कारण थे, और वो कारण एक है? इम्पॉर्टेंट कारण था बांग्लादेश। लेकिन जो सबसे जी बड़ी बात यह है कि आज जो प्रधानमंत्री जो वहां गए हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वर्तमान, दोनों की मजबूरी है। बाइडेन को जिस ढंग से या अमेरिका को जिस ढंग से चाइना की तरफ से जो चुनौती मिल रही है, और जिस ढंग से इंडिया को भी बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ है, तो ये एक मजबूरी है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना होगा कि अमेरिकन कॉरपोरेशंस का एक बड़ा प्रेशर था कि बिजनेस डील को लेकर। आपको याद होगा कि टाटा ने पिछले दिनों अमेरिका से बोइंग खरीदने का फैसला लिया था, और उसके कारण हम्म अमेरिका में 10 लाख लोगों को रोजगार पैदा हुआ है।
तो जो अभी जो हमने जो डील किया है, ड्रोन का डील किया, फिर उसके बाद जो जेट इंजन का जो डील हो गया है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, तो इस डील में अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को भी अच्छा बिजनेस मिला है और इस डील में इंडिया को भी ऐसे बेनिफिट हुआ है। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार अमेरिकन जो कॉर्पोरेशंस हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिकन करने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक बड़ा मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ इंडो यूएस रिलेशंस में, कि जो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है कि 75 सांसदों ने जो लिख दिया और मोदी का विरोध हुआ, तो इसके बड़े दो पक्ष हैं और बड़े इसके स्याह पक्ष हैं। अमेरिका का ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात वहीं तक रहती है जहां तक अमेरिकन इंटरेस्ट सॉल्व हो रहे हों। जैसे तुर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है, जहां पे ह्यूमन राइट्स के बहुत सख्त वायलेशंस हैं, उसके बावजूद अमेरिका ने उनके रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। अमेरिका का, चूंकि अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का, तेल कंपनियों का, डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कारोबार और बहुत बड़ा बेनिफिट उस एरिया से होता है। तो आप ये उम्मीद नहीं कीजिए कि इंडिया को लेकर अमेरिका बहुत ही वाइब्रेंट हो जाएगा डेमोक्रेसी को लेकर। अगर अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को बिजनेस मिलेगा तो वो एक तरफ इसको नजरअंदाज करेंगे, जो ह्यूमन राइट्स का मसला हो चाहे डेमोक्रेसी का मसला हो। 75 एमपीओ ने लिख के दिया, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि वो 75 एमपी में से जो 2-3 जो बाइकॉट, सिर्फ वो 2-3 जो मुस्लिम महिला जो सांसद हैं, एक फिलिस्तीनी मूल की है और एक सोमालिया मूल की है, उन्होंने बाइकॉट किया है, बाकियों ने चिट्ठी लिखी है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का एक प्रेशर रहा है उन पे कि भैया वो फंडिंग भी लेते हैं, वो सांसद चुनाव लड़ते हैं तो उन्हीं कॉर्पोरेशनों से फंडिंग भी लेते हैं, तो उनकी भी अपनी एक सीमा है और भारत की भी एक अपनी सीमा है। देखिए, भारत आज प्रधानमंत्री जी का ये पर्सनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बेनिफिट लेने का निश्चित रूप से एक गेम है, इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी यहाँ हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं और यूएस में जाकर उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व और योगा के थ्रू एक मैसेज दिया है कि हम जो योगा है 4000 साल पुराना है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर धर्म जो है योगा को धर्म के दृष्टिकोण से देखता नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ का एक इशू होता है, लेकिन इसको सॉफ्ट हिंदुइज्म को वहां स्थापित करके यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसको यूज करेंगे कि देखिए भारत कितने प्रधानमंत्री रहे, कोई वहां गया, किसी ने वहां योगा किया तो हिंदुत्व का संदेश दिया, हमने दिया, इसका इस्तेमाल वो भारत में करेंगे। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित रूप से वो अपना इमेज बिल्डिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले उन्होंने वहां दिया क्या? इसके बदले उन्होंने अरबों और डॉलर का बिजनेस अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को दिया है, जो हमें नहीं भूलना चाहिए। और अमेरिकन कॉर्पोरेशंस अभी अमेरिका के इकोनॉमी मंदी के गुजर रही है, बेरोजगारी वहां पे है, तो निश्चित रूप से इंडियन मार्केट उनको रास आ रहा है। ट्विटर का सीईओ को, ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो भी प्रधानमंत्री, उनको भी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ टेस्ला लेके आना है, उन्होंने कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेंगे वो प्रधानमंत्री की इसी बहाने, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करके। और प्रधानमंत्री जी कहेंगे देखो हमने कितना बड़ा किया, एलन मस्क हमारे साथ आके झुक गया। लेकिन सवाल यह है कि एलन मस्क ने जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करी तो एलन मस्क ने पहले सूचना नहीं दी भारत को कि हमने पीएम के साथ मीटिंग करी है। प्रधानमंत्री अपने ट्विटर पे बोलते हैं कॉर्पोरेट के बारे में कि एलन मस्क के साथ हमारी मीटिंग हुई, एलन मस्क ने बाद में बताया। तो इससे देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ टैक्स मनी और बहुत कुछ जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं इसको मान रहा हूं। और प्रधानमंत्री जी उन परिस्थितियों में नहीं है जिन परिस्थितियों में नेहरू थे, जिन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी थे। प्रधानमंत्री जी तो उनके बनाए हुए चबूतरा, मजबूत नींव पे प्रधानमंत्री जी उस बिल्डिंग पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। जिस अमेरिकन कांग्रेस में वो भाषण दे रहे हैं, तो वो अमेरिकन कांग्रेस इनको नरेंद्र मोदी होने के कारण नहीं बुला रहा है, वो अमेरिकन कांग्रेस ने इनको बनाया है कि 70 साल के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नेहरू ने जिसकी नींव इस देश में रखी थी, जिस नींव को आगे इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया, जिस नींव को आगे और तमाम इस देश के राजनेताओं ने बढ़ाया कि ये डेमोक्रेसी भारत की थी, उसी नींव के रखे हुए बेस पे प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, वहां नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया है। अगर नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उसी नींव पे अगर ये खड़े थे तो वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हर पत्रकार के खुले क्वेश्चंस का जवाब देते, जो सामान्य रूप से मनमोहन सिंह देते थे, जो सामान्य रूप से इंदिरा गांधी देती थी, जो सामान्य रूप से हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू देते थे।
जिन्होंने अपने जमाने में तमाम विरोध के बावजूद, अमेरिका के तमाम प्रेशर के बावजूद, आज अमेरिका तो आपके साथ हर कुछ अपने ट्रेड के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, चाइना के विरोध के कारण, यूक्रेन में रसिया के फंसे होने के कारण आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। वो जमाना था, अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन आपने पूरा का पूरा न्यूक्लियर साइंस और रिसर्च नेहरू के नेतृत्व में चलाया, जिसको होमी जहांगीर भाभा थे। और आपको हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका किस ढंग से उस समय इंडिया को सबॉर्टेज कर रहा था। उसके बावजूद नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने 74 में पोखरण का विस्फोट किया था। उसी नींव पे नरेंद्र मोदी जाके आज वहां भाषण दे रहे हैं, उसी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिस डेमोक्रेसी की उस देश में धज्जियां उड़ा रहे हैं वो वैसी डेमोक्रेसी ये कहते हैं कि 4000 साल पुरानी हमारी डेमोक्रेसी है। हमारे देश में अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मान्यताओं के, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। यह भारत की परंपरा का उल्लेख कर रहे हैं, जो परंपरा पिछले 70 साल में भारत के पुराने राजनेताओं ने स्थापित की है। कम से कम प्रधानमंत्री इस बार थोड़ा सा उनमें शर्म था कि ये नहीं बोला कि भारत का नाम लेने से लोग हिचकते थे। इस बार भारत की परंपरा का उन्होंने उल्लेख भी किया और महात्मा गांधी का नमन भी किया है, जो जिसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनके जो समर्थक हैं गाली देते हैं और उनके जो हत्या करने वाले जो लोग हैं उनको सम्मानित करते हैं, और वहां पे उनको गांधी के पास नमन, गांधी का नमन करने के अलावा कुछ चारा है नहीं। वहां गोडसे का नमन तो कर नहीं सकते, वहां पे ना गोडसे वहां स्थापित है। तो ये एक मतलब कि प्रधानमंत्री जी का जब इस दौरे का जब स्थापना, जब आप बात करेंगे तो ये सारी चीजों को आपको देखना होगा। जेपी सर, जी जब प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी होता है क्या? अगर भारतीय नहीं, दूतावास मना अक्सर कर रहा जी नहीं, अक्सर जो मना है जब आपस में बातचीत तो सौदा होता है और कोई सहमति बनती है तो साझा बयान जारी होता है, और साझा बयान जारी होने के बाद वहीं खड़े खड़े कुछ पत्रकारों के सवाल लिए जाते हैं। तो ये एक परंपरा थी जो ये प्रधानमंत्री इस जिसका पालन नहीं करते थे। इस बार इन्होंने उस साझा बयान को, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का दबाव, जो अमेरिका यात्रा उन्होंने की और उन्होंने जिस तरह सब बातें वहां की, उसका भी दबाव कहीं ना कहीं बना होगा। तो ये आखिर साझा बयान के लिए राजी हुए तो क्यों राजी हुए? जाने के पहले WHO को प्रायोजित ही इंटरव्यू दिया तो क्यों दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये दिखाना था कि वो भी इंटरव्यू दे सकते हैं, वो भी विवादास्पद सवालों का जवाब दे सकते हैं, भले एक ही दो सवाल सही। सवाल है कि प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछा गया? प्रधानमंत्री से पूछा गया कि अल्पसंख्यकों से भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन पर सवाल पूछा गया। धार्मिक स्वतंत्रता पर उसी सवाल में सवाल था कि धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है कि नहीं। सवाल इस बात का है कि जो लोग भी भारतीय हैं, या हम 3 लोग आपके मंच पर हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत में धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खूब हो रहा। और उसके बाद आप रस्मी बात करने के लिए चाहे महात्मा गांधी की याद कीजिए और चाहे ये कहिए कि मानवाधिकार नहीं है, वहां लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। अमेरिका की ही मानवाधिकार रिपोर्ट कहती है, जो हर साल निकलती है, कि साहब भारत जो इतने पायदान पर पहुंच गया, वहां मानवाधिकार का कोई महत्व नहीं रह गया, मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ये वहीं की रिपोर्ट कहती है। तो उसमें अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि हाँ, लोकतंत्र सभी का ख्याल रखा जाता है, तो जो भी भारतीय हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो है IT सेल नहीं जानता भाजपा का IT सेल जो है वो नहीं जानता। बाकी पूरा देश जानता है कि यहाँ धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जातीय आधार पर। वहाँ कई लोगों जाति ने आधार पर। प्रोटेस्ट भी हाँ किया, हाँ, प्रोटेस्ट भी जाति किया। आधार पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी भी जो है तमाम छुआछूत की समस्याएं हैं कि नहीं, अभी भी तमाम जो है वो क्या कहते हैं, हर जगह जो है वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का उस तरह टकराव होकर के जो है क्या कहते हैं अपर कास्ट को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं। ये सब बातें भारत के लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं और सबके रग रग में बैठा हुआ है। और जो धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण हुआ है, उसमें कहीं न कहीं जातीय आधार और आपका भाषाई अधिकार, इन सब का भी जो है वो क्या कहते हैं आधार, ये सब भी कहीं न कहीं उसके कारक तत्व बने हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि इसलिए चर्चा का विषय हुआ है। और ये अब की बार उन्होंने 2 सवाल इसलिए लिए गए कि ताकि रहे कि नहीं, प्रधानमंत्री भी एक्सटेम्पोर जवाब दे सकते हैं। और सवाल एक तो ऐसा हो गया कि जो प्रधानमंत्री जी के लिए
बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं एक प्रकार से किरकिरी का बायस बन गया है। जी। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला मामला कुछ चला नहीं। क्या क्या चलेगा आप बताइए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला। अभी भारत है यहाँ तो। हम लोग दो भाई एपिसोड कर देखिए, चुके हैं। भारत कालिदास का देश है, जहाँ जो है हम्म तिलोत्तमा या विद्योत्मा ने एक उंगली दबाई थी और कालिदास ने दो उंगली दिखाई थी, और उसके बाद जो विद्वानों ने उसको द्वैत और अद्वैत के रूप में जो है वो क्या कहते हैं, क्या कि कालिदास की मूर्ख कालिदास का विवाह जो है वो बुद्धिमती तिलोत्तमा या विद्योत्मा जो भी नाम हो उससे करा दिया। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ तो इस तरह का मामला है। तो मामला ये तो अमेरिका में जब जाएंगे, जहाँ इस तरह के लोग तमाम हैं जो इन तरह की बातों से समझौता नहीं करते, हम्म। तो क्या करेंगे आप बताइए आप। जी जी संजीव जी, जी चाइना से एक तरफ दबाव है भारत के ऊपर, और वो सब कई एपिसोड हम लोग बात कुछ कर चुके हैं। रशिया से भी भारत के संबंध है, वहां से तेल आ रहा है और सामरिक डील भी है रशिया के साथ। ये जो पूरा प्रधानमंत्री का दौरा है अमेरिका का, इन दोनों के देशों के साथ भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? जी संजीव जी। देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला ये है कि आपने जयशंकर साहब का बयान पीछे देखा था, जिसमें जी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम लड़ाई नहीं ले सकते हैं। उन्होंने हम्म साफ संदेश पूरी दुनिया को दिया था कि चाइना की ताकत के सामने हम लड़ नहीं सकते, हम कमजोर हैं, और चाइना हमारे एरिया में घुसा है तो हम क्या करें, हम तो उसको निकाल भी नहीं सकते। और ये हम्म परिस्थिति और इस सच्चाई को अमेरिकन जानते हैं। देखिए, अभी एक और उदाहरण है, यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है। अमेरिका के तमाम प्रेशर के बावजूद रशिया को कंडेम करने की हिम्मत इंडिया नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम नेहरू व इंदिरा नहीं है, हमारे अंदर उतना दम नहीं है। बीजेपी के आईटी सेल और जो ट्रोलर के बल पे जो और पैसे के बल पे अखबारों में खबर छपवाने से कोई नेहरू और इंदिरा नहीं बन सकता। आपको यूक्रेन वार पे रशिया को कंडेम नहीं कर पाए, और अमेरिका इस बात को जानता है कि जब यूक्रेन वार पे अगर ये इतना दबे हुए हैं और खुल के नहीं आ सकते, रशिया का प्रेशर इतना है, तो और चाइना से हमारे विदेश मंत्री ही इतने डरे हुए हैं, तो क्या अमेरिकन ने क्या इनका इंटरव्यू नहीं देखा होगा जयशंकर का? पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर एशिया पैसिफिक की बात हमेशा कर रहा है अमेरिका की, इंडिया हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है और फ्री नेविगेशन साउथ चाइना सी से लेके हिंद महासागर तक इंडिया हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन अमेरिका को ये सच्चाई पता है कि ताइवान पे अगर कल को चाइना अगर कुछ अटैक करता है और अमेरिका और नाटो एलाइज ताइवान के साथ आते हैं, तो इंडिया का क्या स्टैंड होगा? इंडिया चाइना को कभी कंडेम नहीं करेगा, जैसे अभी रशिया को कंडेम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जयशंकर साहब खुद कह रखे हैं कि वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम तो लड़ ही नहीं सकते हैं। और फिर 26 पेट्रोलिंग पॉइंट गंवा चुके हैं, क्या आप इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि चाइना को लाल लाल आंखें दिखा सकें, जहां विदेश मंत्री ही दबक के जवाब नहीं दे पा रहे हैं? तो अमेरिकन जो है इस सच्चाई को जानते हैं। देखिए, हमारी मजबूरियां हैं, नरेंद्र मोदी की मजबूरियां हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जो वहां अमेरिका में बोल के आए, हमारी कुछ मजबूरियां हैं। आपका जो 70% जो डिफेंस जो है, जो इक्विपमेंट्स हैं आज जो आप यूज कर रहे हैं, उसके पार्शियली और फुल्ली पार्ट्स के लिए आप रशियंस पर निर्भर है। अमेरिका का अभी भी इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री में और आपके आर्मी के इंडस्ट्री में 12 से 15% की शेयर है। 65% जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो रशियंस है। एनर्जी के लिए आप रशिया पर निर्भर हैं, अभी आप खरीद ही रहे हैं खूब तेल वहां से उठा के, और आपको सस्ता तेल दे रहा है। तो आपकी अपनी मजबूरी है। चाइना के सामने आप खुद ही कहते हो कि आर्थिक शक्ति नहीं है, तो अमेरिकन इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन देख रहे हैं कि हम भी इस बात की गंगा में हाथ धो लें। आप देखिए, जनरल एटॉमिक जो है वो अरबों डॉलर का बिजनेस उसमें ले गया, ड्रोन में ले गया, $3 अरब का बिजनेस लेके गया। फिर आपसे वो जो इंजन, जो जेट इंजन के लेकर जो HAL और उसके बीच जो समझौता हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक के बीच, उसमें भी अरबों डॉलर का कारोबार होगा। उसके अलावा और भी तमाम क्षेत्रों में आप इसरो से लेके उनका नासा के बीच जो समझौता रहा है, उसमें भी अमेरिकन जो कॉर्पोरेशन है उसको बहुत फायदे होंगे। तो वो अपना बिजनेस भी देख रहे हैं। देखिए, अमेरिका की अपनी मजबूरी एक और आ गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मजबूरी है, जो दुनिया देख रही है और भारत में उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चाइना ने अमेरिका को वेस्ट एशिया से आउट करने का पूरा अभियान चला रखा है। सऊदी अरेबिया ने साफ बोला है कि ठीक है, अमेरिका से हमारा डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट फैसला लेंगे वेस्ट एशिया को लेकर।
और चाइना ने एक कोशिश में ईरान और सऊदी अरब को इकट्ठा कर दिया, बिठा दिया, उनको मीटिंग पॉइंट। तो अमेरिका की तो है कि भारत का एक सहयोगी मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, मौके पे आपके साथ कितना खड़ा होगा एक टाइम बताएगा। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको ये सारी सच्चाई पता है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री नेहरू की तरह इतने विजनरी नहीं है। नेहरू एक साइड में रखते थे होमी जहांगीर भाभा, और नेहरू दूसरे साइड में रखते थे कौन, विक्रम साराभाई, जो एक स्पेस रिसर्च की तरफ थे, एक न्यूक्लियर रिसर्च की तरफ थे। हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोगियों की पूरी टीम देख लीजिए, वो ऐसे सहयोगी रखते हैं जो नेहरू के बनाए हुए प्रॉपर्टियों को बेचने के अलावा 24 घंटा कुछ सोचते ही नहीं है कि नेहरू के बनाया हुआ इस प्रॉपर्टी को कहां बेचना है। तो आप ये सोचिए कि नेहरू के जो बेस को अमेरिकन भी जानते हैं कि जो नेहरू में दम था, जो इंदिरा उनकी बेटी में दम था, वो इस मोदी में नहीं है। उनको पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग पे अपना इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने फंडामेंटल इस देश का स्ट्रॉन्ग किया था नेहरू और इंदिरा गांधी ने। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिकन बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं। उन्होंने अपना, उनको पता है कि इस साल इलेक्शन है भारत में, अगले साल इलेक्शन है, तो इनको अपना वहां पे इमेज बिल्डिंग करना है। चाइना ने इनका नुकसान किया है, तो वो इसी बीच आपने देखा चाइना ने फिर थोड़ी सी बदमाशी करी है। वो पाकिस्तान के अंदर जाके अभी उन्होंने एक न्यूक्लियर प्लांट का समझौता कर लिया कि न्यू न्यूक्लियर प्लांट 1200 मेगावाट का लगाएंगे। तो चाइना जिस ढंग से पूरी सीरिया में प्रभाव को बढ़ा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए नेहरू का विजन होना चाहिए। अमेरिका को 5 अरब 10 अरब डॉलर का बिजनेस देके आप इंडिया को स्ट्रॉन्ग से लड़ाई नहीं लड़ सकते। चाइना से लड़ाई लड़ने के लिए आपको नेहरू और इंदिरा गांधी की नीतियों में ही चलना होगा। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने अगर आपको डिनर दिया है तो उस डिनर के एवज में 4 अरब डॉलर का बिजनेस भी लिया है आपसे। वो डिनर बहुत महंगा डिनर है, ये आप चाहे जितना यहाँ पे आप इमेज बिल्डिंग कर लें, बहुत महंगा डिनर है आपका। वो बहुत महंगा अमेरिकन कांग्रेस का संबोधन है। नेहरू ने भी पहले अमेरिकन कांग्रेस को किया है, और भी कई भारत के लीडरों ने किया, मनमोहन सिंह जी ने भी शायद किया था मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत ना हूं तो। और आप देखिए अमेरिकन कितने चालाक होते हैं। जो बाइडेन के खास समर्थक बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन के कैंडिडेट को बनाने में सबसे बड़ा जो मोर्चा संभाला था ओबामा ने संभाला था। और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन जब बाइडेन का लूज हो रहा था, लग रहा था कि बाइडेन हार भी सकते हैं, तो बराक ओबामा मैदान में उतरे थे। लेकिन वही बराक ओबामा अपने डेमोक्रेट्स ग्रुप में मोदी को गर्दन को पकड़ने के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया। बाइडेन के खास जो कैंपेनर है, बाइडेन इधर बिजनेस ले रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी साहब को उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स पे रगड़ भी दिया। तो ये अमेरिकन पॉलिसी है। इस पॉलिसी में वो किसी के सगे नहीं होते। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका बिजनेस, अमेरिका की सुपरमेसी, ये उनके लिए प्रायोरिटी होती है। भारत को इससे क्या मिलता है उनको कोई लेना देना नहीं। जेपी सर, आखिरी सवाल, अंबानी भी व्हाइट हाउस डिनर में इनवाइटेड थे, उनके इनविटेशन के मायने, आखिरी सवाल जी। अब मायने क्या भाई, ये अपने लघुए भंगुओं को लेके जाते ही हैं। अब इनको इनवाइट किया तो वो भी इनवाइटेड थे। सब व्यापार का मामला। मैंने तो आपसे कई दिन पहले भी ये बात कही थी कि ये कोई एक राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के यहाँ स्वागत या लाल कालीन बिछा के स्वागत का मामला नहीं है। ये एक खरीदार और एक विक्रेता के बीच का मामला है। और जिस तरह आप कभी सोने चांदी की दुकान पर जाएं, उसको मालूम है कि आप वहां जो है अपने लड़के की शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए अच्छी मात्रा में जेवर खरीदेंगे तो तुरंत आपको बाजार से लस्सी मंगा के पिलाने लगेंगे, सिर्फ इसलिए कि हाँ वो आपको लगे कि अरे ये तो हमारी बड़ी इज्जत कर रहा है, बात व्यवहार बड़ा इसका ठीक है। तो बात यहाँ पर यह है कि जैसे संजीव भाई ने भी कहा कि भाई मार्केटिंग तो इसके पीछे शुरू से है। आप बुलाए भी गए, आपने वहां इतने डॉलर का उनको जो है लाखों करोड़ों डॉलर का आपने बिजनेस भी दिया। आपने अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में अगर HAL में आकर के वहां का इंजन बनेगा और वहां के लोग घुसेंगे तो अभी तक आपने रूस को जितनी टेक्नोलॉजी थी, मैं नहीं मानता उसमें कुछ भी गोपनीय होगा, लेकिन कुल मिला के वो नजदीक से देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि जो इतना आप जो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश करते हैं उसमें जो है वो रूस की टेक्नोलॉजी का कितना हाथ है और बाकी जो है वो आपके राफेल की टेक्नोलॉजी का कितना हाथ है। सब बातें इधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि उनकी पूरी टीम में अकेले केवल टेक्निकल लोग ही नहीं होते, उसमें जो है आपके CIA के एजेंट भी होते हैं, आपके जो है KGB, रूस का मामला था तो KGB के एजेंट भी होते हैं, इजराइल का मामला है तो मोसाद वाले भी होते हैं।
वो इतना सीधा साधा मामला नहीं है। सीधी सी बात है, आप खरीदने गए थे, उस खरीदने के एवज में आपको लाल कालीन का स्वागत हो गया, और बाकी छौंका के रूप में जो 2 सवाल में 1 सवाल वहां के अमेरिकी पत्रकार ने पूछ लिया, तो समझ लीजिए कि आपकी कितनी जो है किरकिरी वाली पोजीशन हुई। और बाकी आप खरीदार के रूप में पूरी दुनिया को अपने को स्टेब्लिश कर रहे हैं, खरीदार के रूप में आपका बहुत जी बड़ा बाजार है, और इसीलिए जो विक्रेता हैं वो आपका स्वागत कर रहे हैं। वरना वो शुरू से आपके जो है वो आपका वही अमेरिका था ना, जो जिसने आपको जो है वहां गुजरात दंगे के बाद जाने की परमिशन नहीं दे रहा था, आपको वीजा नहीं देता था अमेरिका आने का। वही अमेरिका है ना, कि कोई दूसरा अमेरिका है? तो क्या उसका हृदय परिवर्तन हो गया है? वो बाजार है, बाजार, जिसके लिए वो हाँ आपको संदीप जी। महत्व दे रहा है। जी हाँ संदीप जी। देखिए, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको कहने जा रहा हूँ कि निश्चित रूप से आपने जेट इंजन को लेकर जो समझौता किया है, स्पेस रिसर्च को लेकर समझौता किया है, ये भारत के लिए फायदेमंद होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि नेहरू और इंदिरा गांधी के बनाए हुए इसरो का नासा से समझौता हो रहा है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आपको इतने सालों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर आपको लगता है कि अमेरिकन नहीं दे रहे हैं, तो आपको याद होगा राजीव गांधी के कांड में, राजीव गांधी के आसपास का ही समय था जब आपको सुपर कंप्यूटर और एक क्रायोजेनिक इंजन जो था देने से अमेरिकन ने मना कर दिया था। और आपके साइंटिस्टों ने अपने दम पे अमेरिका को धत्ता देते हुए राजीव गांधी ने कहा ठीक है, नहीं देना है मत दो, हम अपने लेवल पे देखेंगे। आपने डेवलप किया, अपने दम पे किया। सेकंड, आज ये प्रधानमंत्री क्रेडिट इस बात का ना लें कि हमने बहुत कुछ किया है। आपको याद होगा कि 2000 से ही जॉर्ज बुश की पॉलिसी चेंज हुई थी, और उसी दौरान आपको याद होगा कि भारत और अमेरिका के बीच 2008 में एक न्यूक्लियर समझौता हुआ था, और अमेरिका ने अपने मार्केट की मजबूरी में भारत को जो प्रॉब्लम आ रही थी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से, उससे भारत को छूट दिलवाई थी। जब भारत और उस समय मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो देखिए, ये भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी बहुत कुछ नया कर रहे हैं, बहुत क्रांति ला रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके। ये पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ऑलरेडी कुछ ऐसे समझौते हुए भारत अमेरिका के बीच, जिसका मतलब बेस जो आज मोदी कर रहे हैं वो मनमोहन सिंह के टाइम में तैयार हो गया था। और दूसरा, मोदी में इतना भी दम नहीं है राजीव गांधी की तरह, इंदिरा गांधी की तरह या नेहरू की तरह कि अमेरिका ने अगर आंख दिखाया तो इन्होंने कहा जा तुम्हें जो करना है करो, मैं अपने दम पे कर लूंगा। और इंदिरा गांधी ने 74 का अगर विस्फोट किया, जिसको बाद में वाजपेयी जी ने बहुत क्रेडिट लिया था, आपको याद होगा पोखरण विस्फोट का, तो सारे साइंटिस्ट और वो सारे रिसर्च नेहरू के टाइम में भाभा ने तैयार किया, और 74 में इंदिरा गांधी के टाइम में अमेरिकन विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी ने किया। बांग्लादेश को पहले आजाद कराया, अमेरिका के विशेष के अगेंस्ट कराया बांग्लादेश को आजाद। अमेरिका नहीं चाहता था, निक्सन इस कारण बहुत नाराज था, और उसके बाद आप देखिए कि उसका 74 में परमाणु बम विस्फोट हुआ इस देश के अंदर, हम परमाणु शक्ति बन गए। और उसके बाद इसरो रिसर्च जो विक्रम साराभाई जो थे नेहरू के खास लोगों में थे, नेहरू ने ऐसे लोगों को बहुत प्रश्रय दिया था। तो मेरा यह कहना है कि या तो नेहरू की तरह दम दिखाइए, इंदिरा की तरह दम दिखाइए, राजीव गांधी की तरह दम दिखाइए, और अपनी टेक्नोलॉजी अगर अमेरिका नहीं देता है तो डेवलप कर लीजिए। और या तो फिर ये एक्सेप्ट कीजिए कि जो कुछ मनमोहन सिंह ने किया था 2004 के बाद, भारत में प्रधानमंत्री के बाद, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी कांग्रेस ही आती है। तो मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो प्योर बिजनेस वाला दौरा था, इसमें बाइडेन को भी थोड़े लाभ होंगे, इलेक्शन ईयर है, और मुझे लगता है कि मोदी जी को भी यहाँ लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। कितना लाभ मिलेगा समय बताएगा। शुक्रिया आप दोनों का। और ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का विशद विश्लेषण। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और शेयर करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।